हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, कक्षा 12 फिजिक्स थर्ड चैप्टर अध्याय 3 का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, जिसका नाम है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। इस चैप्टर की शुरुआत हम लोग कर चुके हैं और उसमें जो मूलभूत चीजें थी, कुछ शुरुआती चीजें थी जिनका कि हमको जरूरत पड़ेगा आगे चल करके इस चैप्टर में, उन सब चीजों को मैं आप लोगों को बता चुका हूं। बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? जैसा कि आप लोगों को ये पता है कि वैद्युत क्षेत्र को बल रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा, जैसे यह एक समान वैद्युत क्षेत्र को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ऐसे ये बल रेखाओं के द्वारा वैद्युत क्षेत्र को बल रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ऐसी वैद्युत क्षेत्र में मैं कोई एक काल्पनिक पृष्ठ ले लूं, कल्पना करूं, वास्तव में नहीं, कल्पना, काल्पनिक पृष्ठ अगर मैं ले लूं, ऐसे इस तरह से, ये काल्पनिक पृष्ठ मैंने एक ले लिया। अब इस पृष्ठ से कुछ ना कुछ बल रेखाएं तो गुजरेंगी। वैद्युत क्षेत्र में कोई मैं काल्पनिक पृष्ठ लूं तो उस पृष्ठ से कुछ ना कुछ बल रेखाएं गुजरेंगी। जैसे यहां पर देखिए, 1 2 3 4, ऐसे समझिए, यहां से ऐसे, ये यहां पर 1 2 3 4 5, 5 रेखाएं ऐसी हैं, वैद्युत बल रेखाएं जो इस पृष्ठ से गुजर रही हैं। इन्हीं 5 रेखाओं को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। एकदम सिंपल सी बात। किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध या फ्लक्स कहते हैं, विद्युत फ्लक्स। इसी तरह से चुंबकीय फ्लक्स भी होता है, उसको आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर आपको वैद्युत फ्लक्स पढ़ना है तो इसकी परिभाषा हम कैसे देंगे? वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को, वैद्युत क्षेत्र में, मैं लिख दे रहा हूं, वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से या किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये नोट कर लीजिए। इसे फाई, या कहीं कहीं लिखा जाता है फाई ई, ऐसे फाई या फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, ऐसे।
अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र ई है, वैद्युत क्षेत्र ई है, अब पृष्ठ का क्षेत्रफल ए है, पृष्ठ का क्षेत्रफल ए, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एक पृष्ठ क्षेत्रफल ए है, उससे गुजरने वाले फ्लक्स की संख्या क्या होगी, यहां लिखेंगे यदि पृष्ठ का क्षेत्रफल ए तथा वैद्युत क्षेत्र ई हो तो फ्लक्स क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू ए, फाई ई बराबर होगा ई इंटू ए। कब, जब क्षेत्र का परिमाण या पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हो ए, वैद्युत क्षेत्र का मान दिया हो ई, तो ई इंटू ए कहेंगे इसको क्या, फाई ई इंटू ए के बराबर हो। अब जैसा कि आप जानते हैं कि वह जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल वो भी एक क्या है, सदिश राशि है। पृष्ठीय क्षेत्रफल यहां लिखेंगे, चूंकि पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश राशि है तथा वैद्युत क्षेत्र ई भी क्या है, वैद्युत क्षेत्र ई भी सदिश राशि है। बहुत सिंपल तरीका से मैं इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं आप लोगों को, बहुत ज्यादा घुमा फिरा के नहीं, सीधे डायरेक्ट। अब देखिए वैद्युत फ्लक्स क्या है, ये रेखाओं की संख्या है, और संख्या क्या है बच्चों, अदिश राशि है संख्या, जबकि फाई ई, मार्कर गड़बड़ है क्या, फाई ई अदिश राशि है। अतः अब देखिए, अब यहां पर ई सदिश राशि है और ए भी सदिश राशि है, ये दोनों सदिश राशि हैं। दो सदिशों का गुणनफल, यहां गुणा है, दो सदिशों का गुणनफल जो होता है वो क्या होता है, अगर दो सदिशों का गुणनफल अदिश राशि प्राप्त हो जाए तो उसे सदिशों का अदिश गुणन कहते हैं, उसे सदिशों का अदिश गुणन कहते हैं। ध्यान लिखेंगे, अतः ए वेक्टर ए व वेक्टर ई का अदिश गुणन फाई ई, अदिश गुणन क्या है, फाई ई है। अब अगर वेक्टर के रूप में लिखा चाहूं, यहां मान लीजिए परिमाण दिया था इसलिए मैंने रख दिया था, अगर वेक्टर रूप में, वेक्टर फॉर्म में रखना चाहूं तो यहां लिखूंगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। और हाँ, इसको नोट कर लीजिए बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, तो मिटाए हम इसके आगे बताएं। ठीक, मिटा दें। जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे एक वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, इसके अदिश गुणन को ए डॉट बी से प्रदर्शित किया जाता है, और ए बी बराबर होता क्या है, ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी अर्थात ए बी कॉस थीटा। इसलिए चूंकि ए डॉट बी बराबर, ये दो सदिश हैं, इनका अदिश गुणन क्या होता है,
ए बी कॉस थीटा। तो इसी प्रकार से अगर यहां पे हम देखें, इसलिए फाई ई बराबर अगर हम देखें तो यहां पे ई डॉट ए है तो ये हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। इस प्रकार से ऐसे ये सूत्र बनकर आ गया वैद्युत फ्लक्स ई ए कॉस थीटा। अब ई ए कॉस थीटा का मतलब क्या हुआ, यहां पर वैद्युत फ्लक्स की एक परिभाषा और दी जा सकती है। वैद्युत बल बल रेखाओं की वह संख्या है ये जो क्षेत्र की दिशा में है, क्षेत्र की दिशा में पृष्ठ जो लिया गया है उसकी दिशा में गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या को ये कहेंगे। अर्थात वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा ये भी दे सकते हैं कि किसी क्षेत्र में या वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से उसकी दिशा में गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ये सूत्र है। अब इसके आधार पर देखिए, अगर हम चाहें इसकी ऐसी परिभाषा, देखो इस तरह समझिए थोड़ा सा, मान लीजिए कि ये इसकी दिशा ये है परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस, ऐसे यहां पर तो क्षेत्र ऐसे था, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया था इसमें गुजरने वाली, यहां अगर ऐसे अगर बल रेखाएं गुजर रही हैं, मतलब क्षेत्र की दिशा वेक्टर ए की दिशा इधर है, ये क्षेत्र ई है वेक्टर ई, इसकी दिशा ये है, इन दोनों के बीच में थीटा कोण है ऐसे। अर्थात जब पृष्ठ अर्थात क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल सदिश है उसके और क्षेत्र सदिश जो है उसके दोनों के बीच कोण थीटा हो, तो क्या करेंगे, हम जानते हैं कि फाई ई बराबर क्या होता है, फाई ई बराबर होता है ई इंटू ए। अब यहां पर हमको क्या करना है, देखिए जैसे अगर मैं अगर ए लूं ऐसे, तो इसका ऐसे इधर जब निकालूंगा क्या कहते हैं दो घटक, इसके दो घटक निकालेंगे तो इधर वाला घटक निकलेगा ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। अगर मैं ई के हिसाब से निकालूं, ई के हिसाब से निकालूं तो भी निकलेगा क्या, ई कॉस थीटा। ये ए का निकालूंगा तो ए कॉस थीटा, ई का निकालूंगा तो ई कॉस थीटा। 36 घटक, एक 36 घटक एक ऊर्ध्व घटक, दो होंगे। यहां आपको वैसे पढ़े हो नहीं पढ़े, देखो ऐसे, अगर यहाँ ये ए है ये थीटा है, इसके दो घटक होंगे, एक होगा ए कॉस थीटा 36 घटक, ए साइन थीटा ऊर्ध्व घटक। तो इसी नियम पर अगर देखा जाए तो ऐसे है, यहाँ पर यहाँ इसको ऐसे मानेंगे ऐसे, ये लंबवत, तो इधर ए कॉस थीटा होगा, इधर ए मतलब ए कॉस थीटा कहेंगे अगर हम ए लेंगे तब। अगर मैं ई लूं, ई तो ई के हिसाब से क्या बनेगा, ई कॉस थीटा। तो मुझको यहां पर रखना है ना, अगर मैं चाहूं तो इसको ई कॉस थीटा ए लिख दूं, या मैं इसको ऐसे लिख दूं ए क्या कहते हैं ई ए कॉस थीटा। तो कुल मिला गुणे तो है ना, चाहे ए पहले आए चाहे बाद में आए, है तो वही चीज। तो ई कॉस थीटा होगा, क्लियर है, कब, जब पृष्ठ और क्षेत्र के बीच में थीटा कोण बन रहा हो तब। तो यहां पर ये क्या है, ई और ए के बीच का कोण है, ई और ए के बीच का कोण क्या है, थीटा है। अर्थात कोई पृष्ठ किसी वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा गया है तो उससे गुजरने वाली फ्लक्स रेखा वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, जिसको हम इस विधि से भी हल कर सकते हैं। तो जहां तक हमारी आशा है कक्षा 11 में आप लोग पढ़े हो, दो सदिशों का अदिश गुणन, दो सदिशों का अदिश गुणन क्या होता है, जब दो सदिशों का गुणनफल अदिश राशि प्राप्त हो तो उनको कहा जाता है सदिशों का अदिश गुणन। तो सिस्टम तो वही है, यहां पर सेम टू सेम वही चीज है। क्यों, क्योंकि फाई ई क्या है, अदिश राशि है, ये दोनों क्या है, सदिश राशि है। तो इस प्रकार से ये हो गया फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए।
वेक्टर फॉर्म में। अब ई डॉट ए क्या है, ई और ए का अदिश गुणन है, जिसको हम कहेंगे ई ए कॉस थीटा, और आराम से सूत्र बन गया फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। तो समझाने के लिए किसी भी तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर बीच का कोण दिया है तो ई के घटक निकालेंगे तो इसका भी घटक आएगा ई कॉस थीटा, अगर ए के घटक निकालेंगे तो भी आएगा ए कॉस थीटा। इस प्रकार से यहां पर ये सूत्र बन के तैयार हो गया। अब इसमें कुछ कंडीशंस आएंगे सवाल में, जैसे दिया रहेगा पृष्ठ और क्षेत्र के बीच का कोण इतना है, 0 अंश है तो ये ई ए हो जाएगा। अगर कहा जाएगा कि लंबवत रखा गया है तो यहाँ 90 रखेंगे जिसका मान 0 हो जाएगा। तो ये कंडीशन के हिसाब से पढ़ेंगे हम आप। लेकिन अब यहाँ हमको देखना है कि ये फाई ई वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा। तो आइए इसको देखते हैं। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, थोड़ा सा स्लो मोशन में लिख रहे हैं बच्चे जिससे कि मार्कर चले, मार्कर में इंक लगता है कम हो गया। तो देखिए मात्रक, अब जैसे कि यहां पे हम जानते हैं ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, और इसका मात्रक क्या होता है, ई का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। ई बराबर एफ अपान क्यू, ई बराबर सूत्र होता है एफ अपान क्यू। एफ का मात्रक क्या होगा, जैसे यहां पढ़े हैं आप, ई बराबर एफ अपान क्यू आप पढ़े हो, तो एफ का मात्रक न्यूटन और क्यू का मात्रक कूलम। तो यहां बन गया क्या, न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। लेकिन अभी ए बाकी है, मीटर स्क्वायर, तो पूरा हमको क्या लिखना पड़ेगा, जगह पड़ गई कम। तो देखिए यहां पर समझिए ई अपान, तो ई बराबर एफ अपान क्यू आप समझ चुके हो, उसी का आधार पे यहां लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो ये बन गया वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। जैसे कि ई का मान है न्यूटन प्रति कूलम, ए का मीटर स्क्वायर। अब यहां देखते हैं इसका बीमी सूत्र क्या होता है। यहां बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, देखिए बहुत स्पीड में लिखने पे चल ही नहीं रहा है। बीमी सूत्र, बीमी सूत्र क्या होगा, न्यूटन क्या है, बल है बल। अब बल का बीमी सूत्र क्या होता है, mL/-2, इसका होता है mL/-2। ये हो गया बल का। और उसके बाद यहां पर है मीटर स्क्वायर, मतलब एल स्क्वायर, लंबाई दूरी कुछ भी कहिए, बटा कूलाम का होता है A/T। इस प्रकार से अब इसको हल कर लीजिए तो बनेगा ये m, यल की एक घात यहां पर है तो यहां 3 घात बनेगा, L3 टी पर पावर क्या है, -2 है, एक यहां ए भी गया तो -2 -1 -3 अभी हल हो गया। अब बचा क्या, ए को ले जाएंगे तो ए पर -1 हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों ये आ गया वैद्युत फ्लक्स का बीमी सूत्र। वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं।
इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसका बीमी सूत्र क्या होगा? ml3 T⁻³ A⁻⁻1। तो इस प्रकार से इसको आप समझ सकते हैं। आराम से देख लीजिए, बढ़िया से समझ लीजिए। अगर दिक्कत हो तो इसको आप पुनः एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा। लेकिन जहां तक मेरी आशा है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। फिर इसके बाद अगली वीडियो मिलेंगे।